रेस्टोरेंट में मर्डर दहशत फैलाने की साजिश को लेकर, जहां गैंग वॉर या हकीकत कुछ और, क्योंकि मास्टरमाइंड इसका कौन है, इसको लेकर कई बड़े सवाल हैं। फिलहाल एक रेस्टोरेंट में देर रात हुई फायरिंग का यह मामला, जहां अब दिल्ली में दहशत के खिलाफ जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में देर रात हुई फायरिंग का ये मामला, जहां रेस्टोरेंट में 10 राउंड से ज्यादा गोली चली है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है। रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है और फिलहाल मौके की ही तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पहुंची पुलिस लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। दिल्ली के रेस्टोरेंट के इस मामले की हकीकत क्या है, उसी आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। बर्गर किंग में बदमाशों की फायरिंग, और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 10 राउंड यहां पर फायरिंग हुई थी और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अज्ञात हमलावरों ने रेस्टोरेंट के अंदर 10 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, ये सुनते हैं। और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स असरटेन करे जा रहे हैं। तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे, वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कंफर्म होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। पुलिस की बात भी आपने सुनी, लेकिन अब जानिए आखिर अभी दिल्ली में हुआ क्या, क्योंकि अज्ञात हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की है और फायरिंग में एक शख्स की मौत को लेकर भी बड़ी खबर है। आपको बता दें, रजौरी गार्डन के रेस्टोरेंट की यह घटना है, जहां मंगलवार रात 9:45 बजे का वक्त था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, चश्मदीदों से सवाल भी हुए हैं, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, सबूतों को जुटाया जा रहा है और पुलिस ने जांच के लिए कई टीम्स भी बनाई हैं। आपको बता दें, अब तक मृतक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के पास से आईडी और फोन भी नहीं मिला है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके आधार पर जारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और अपडेट है क्या, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा। पुनीत, क्या पुलिस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पा रही है? देखिए, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी, और इसीलिए पुलिस डीवीआर को अपने साथ ले गई है और जो हमलावर थे उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो हमलावर थे वो 3 में थे, जिनमें से 2 हमलावर रेस्टोरेंट के अंदर घुसे, हाथ में पिस्टल थी और दोनों ने अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त फायरिंग शुरू की गई, अंदर होटल का, रेस्टोरेंट का स्टाफ मौजूद था, जो कुछ परिवार के लोग भी वहाँ पे दूसरे मौजूद थे, यानी अच्छी खासी भीड़ थी। और बताया जा रहा है कि टारगेट उन्होंने उसी शख्स को किया था जिसकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक के अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसके पास से कोई मोबाइल भी नहीं मिला है। सवाल एक और उठ रहा है कि क्या हमलावर मोबाइल को अपने साथ ले गए या मृतक के पास पहले से ही मोबाइल नहीं था। अमूमन हर आदमी के पास मोबाइल होता है, लेकिन उसके पास मोबाइल क्यों नहीं था, और क्या मृतक उसकी रैकी करते हुए, आरोपी उसकी रैकी करते हुए थे। तमाम सवाल हैं और सबसे अहम यह है कि हमलावरों के जो चेहरे हैं वो सीसीटीवी में कैद है और पुलिस उन्हीं सीसीटीवी के जरिए जो आरोपी कातिल है उस तक और मकसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और अब बात पीएम मोदी की। आज बिहार के नालंदा दौरे पर पीएम मोदी थोड़ी देर में नालंदा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन का कार्यक्रम है आज। पीएम मोदी उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वीं सदी की नालंदा यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। आज जब प्रधानमंत्री ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन कर रहे होंगे, उसी दौरान कई विदेशी मेहमान भी यहां मौजूद रहेंगे। 5वीं सदी की नालंदा यूनिवर्सिटी को आपको बता दें, आक्रांताओं ने भले ही नष्ट कर हिंदू और बौद्ध धर्म को खाक में मिलाने की कोशिश की हो, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी बीतती सदियों के साथ और भी ख्याति पाई और भी प्रख्यात होती चली गई। और आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के बारे में कुछ खास जानकारी हम देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। 17 देशों के मिशन प्रमुख इस मौके के साक्षी बनेंगे। कई देशों के छात्र भी गवाह होंगे। नए परिसर में 2 शैक्षणिक ब्लॉक होंगे।
हालांकि 1900 छात्रों के बैठने की क्षमता इसमें है और 550 छात्र की क्षमता वाले हॉस्टल भी हैं। 2000 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर भी यहाँ मौजूद है और 3 लाख किताब की क्षमता वाली लाइब्रेरी। और साथ ही नेट जीरो ग्रीन कैंपस है ये तमाम खासियतें हैं नए कैंपस की। थोड़ी देर बाद पीएम नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन करेंगे, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज नालंदा यूनिवर्सिटी के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नालंदा पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। पीएम सुबह करीब 10:30 बजे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग भाग लेंगे। परिसर में 40 क्लासरूम के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनमें कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 2 सभागार हैं, जिनमें 300 सीटों की क्षमता है। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास है। इसमें इंटरनेशनल सेंटर, एम्फी थिएटर समेत कई और सुविधाएं भी हैं। विश्वविद्यालय का इतिहास करीब 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। साल 2016 में नालंदा के खंडरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी जारी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यहां किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने उनका धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने बनारस की क्षेत्रीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और पीएम मोदी कल वाराणसी में थे, जहां उन्होंने स्टेडियम और खेल परिसर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। पीएम इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देखने पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजा करने के बाद पीएम रात शीघ्र स्टेडियम पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने निरीक्षण के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि काशी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रगति की समीक्षा की। इस स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से काशी के युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। बता दें कि इस स्टेडियम में लगभग सभी स्पोर्ट्स होंगे और सभी खेलों के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। खेल प्रेमियों को वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच देखने को मिलेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेडियम की इमारतें ग्रीन बिल्डिंग होंगी। स्टेडियम में ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल वार्म अप पूल के साथ होगा। जिम, स्पा, योगा सेंटर, पूल, बिलियर्ड्स और कैफेटेरिया के साथ बैंक्वेट हॉल भी बनेगा। स्टेडियम के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण का काम जुलाई तक पूरा होना है। और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद वो दशाश्वमेध घाट भी पहुंचे, जहां पीएम गंगा आरती में भी हुए शामिल। चुनाव में जीत के बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच विधि से पूजन अर्चन कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
लोकसन्ध्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। अर्चकों के वैदिक मंत्रों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पूजन और आरती की। और 21 जून की सुबह पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीनगर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में होगा। पीएम के कश्मीर दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन और सुरक्षा ग्रिड को निर्देश दिया है कार्यक्रम में सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर खेल परिषद को कार्यक्रम के लिए एथलीट्स और खिलाड़ियों को लाने के लिए कहा है। कार्यक्रम में खेल जगत से जुड़े लोगों समेत सैकड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। 10वां योग दिन हम श्रीनगर में, कश्मीर के श्रीनगर में वहाँ पर हम मना रहे हैं और इसका जो थीम है खुद के लिए और समाज के लिए बोलो तो सभी लोगों को योग से जोड़ने के लिए ये थीम लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र नेतृत्व में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने जा रही है। कोर कमेटीची बैठक लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी ने तय किया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेतृत्व में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मीडिया के सामने नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी तस्वीर साफ कर दी। कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में बहुत मामूली अंतर है, जिसे विधानसभा चुनाव में बेहतर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के कारण तलाशे जाएंगे और भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स है उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी जोश को विधानसभा तक बनाए रखने के लिए दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक हुई। नवंबर में होने जा रहे झारखंड विधानसभा का चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसे लेकर दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। असम के सीएम और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव के लिए अगले 5 महीने का रोड मैप बताया। तो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा भी की और उसके साथ साथ 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी, एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी शिरकत की और दावा किया बीजेपी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस दृष्टिकोण से आज पूरे कोर कमेटी का साथ बैठक हुआ और आगे में झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है। और चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंची बीजेपी की केंद्रीय टीम ममता सरकार को घेर रही है। संदेश खाली पहुंची टीम ने यहां क्या देखा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बंगाल में जारी हिंसा का जायजा लेने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंची। टीम के सदस्य विप्लव देव ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। मेरे सामने 3 गरीब बच्चे एसटी के, इनको इस तरीके से पीटा गया, मारा गया अपने घर में, पुलिस आया बाद में। टीम के सदस्य बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बशीरहाट में बीजेपी वोटर्स को नल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है और दूसरा यहाँ उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है।
कहते हैं ममता जी ने पंप लगाया है, तुमने वोट नहीं दिया नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब है? क्या अमानवीयता की पराकाष्ठा होगी संदेश खाली में? केंद्रीय टीम ने यहां बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रही रेखा पात्रा से भी मुलाकात की। रेखा ने आरोप लगाया कि पूरे बंगाल में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। बशीरहाट 7 विधानसभा की हर लोगों के ऊपर टीएमसी वालों ने जितना अत्याचार करे तो हम सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ की हर जगह पे ऐसे ही टीएमसी वालों ने हंगामा मचा रही है। और हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कोई फर्क नहीं है, चिंता की बात नहीं है, जो पार्टी का फैसला है। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। श्रुति चौधरी पूर्व सांसद भी हैं। माना जा रहा है कि किरण चौधरी बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थी। 2 दिन पहले भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किरण ने पार्टी छोड़ने का संकेत भी दिया था। किरण चौधरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेर प्रतिद्वंदी माना जाता है। किरण और उनकी बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग त्याग पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा है। किरण चौधरी अगर बीजेपी में शामिल होती हैं, तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और नीट पेपर लीक को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए TV9 भारतवर्ष की खास रिपोर्ट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे और वो पूरी रात प्रश्न का आंसर रटते रहे। कई छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित NHAI गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में रोका गया था। NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दर्ज इस सबूत को जरा गौर से देखिए। इस पन्ने के दूसरे पॉइंट पर लिखा है चेक इन N10 12.40 अनुराग यादव लेटर नंबर 440 और इसके बगल में लिखा है मंत्री जी। जब हमारे संवाददाता गेस्ट हाउस पहुंचे तो क्या हुआ, देखिए। 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे? कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे? अच्छा, ये बात है। नहीं, ये तो सामान्य है, गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ कौन कौन ठहरा था वो तो मतलब हम जान ही सकते हैं ना आपसे। अभ्यर्थी के ठहरने की व्यवस्था सिकंदर नाम के व्यक्ति ने कराई थी। इसके पुख्ता सबूत TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। और बम की धमकी से जुड़े ईमेल मिलने के बाद मुंबई में हड़कंप मच गया है। ये ईमेल कहां भेजे गए, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के अस्पताल, BMC हेडक्वार्टर और चेन्नई से मुंबई आने वाली फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ता सक्रिय हुआ। ये तमाम धमकियां ईमेल के जरिए दी गई, जिसमें VPN नेटवर्क का सहारा लिया गया। विमान में बम होने का ईमेल दिल्ली स्थित एयरलाइंस के कॉल सेंटर पर आया। जहां बम होने की खबर आई, पुलिस ने हर जगह छानबीन की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मुंबई के महाराष्ट्र को देहरान की धमकी, 50 से ज्यादा अस्पताल को धमकी मिली। मुंबई एयरपोर्ट, BMC हेडक्वार्टर को ईमेल भेजा गया। चेन्नई से मुंबई आ रही फ्लाइट में बम होने का ईमेल आया। Bibble.com नाम की वेबसाइट से सभी ईमेल आए। चेन्नई से मुंबई आ रही फ्लाइट बीती रात 10:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गई। लगातार धमकी भरे ईमेल्स मिलने से मुंबई पुलिस परेशान नजर आई। ये तमाम ईमेल्स के पीछे क्या मकसद था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस धमकी भरे मेल की जांच कर रही है और मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूल और 15 कॉलेजेस में बम होने के ईमेल्स भेजे गए थे। और अब वो खबर जो कनाडा के खालिस्तान प्रेम का एक और सबूत है। जी हां, बड़ी खबर है, कनाडा का खालिस्तानी प्रेम सामने आया है। एक बार फिर कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकियों को श्रद्धांजलि, निज्जर की बरसी पर कनाडा की संसद में रखा गया मौन। ये देखिए तस्वीरें, ये कनाडा के पार्लियामेंट की तस्वीरें हैं जहां पर खालिस्तानी की मौत की बरसी पर मौन रखा गया। भारत इसको लगातार इस विषय को उठाता रहा है, लेकिन अब दो तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में
एक ड्यूल पॉलिसी को दिखाती हैं। एक तरफ भारत से दोस्ती की बात की जाती है, अच्छे संबंधों की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कनाडा में भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार है वो भी देखिए। निज्जर की बरसी थी और कनाडा की पार्लियामेंट में मौन रखा गया है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, भारत की तरफ से कई बार इस विषय को कनाडा की अथॉरिटीज के संज्ञान में, वहां के सरकार के संज्ञान में लाया गया कि भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वालों पर नकेल कसी जाए, लेकिन जो पार्लियामेंट से तस्वीर आई है कनाडा के, वो तो बहुत ही चौंकाने वाली। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैसे किसी देश की संसद एक आतंकवादी के सम्मान में, एक आतंकवादी के मारे जाने की बरसी पर उसको श्रद्धांजलि दे सकती है। वैसे कनाडा की संसद का रिकॉर्ड है, पिछले साल हमने देखा था कि कैसे एक नाजी नेता को बुलाकर सम्मानित किया गया था जब इजराइल और दुनिया के तमाम देशों ने निंदा की थी, और उसी कनाडा की संसद में अब ये एक वाकया हुआ है। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि 23 जून को कनिष्ठ विमान हादसे की 40 साल पूरे हो रहे हैं। वो घटना जहां पर 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, भारत और कनाडा के लोग मारे गए थे, उस आतंकी हादसे के 40वीं बरसी होने के ठीक पहले इस तरह की घटना होती है जब आप एचएस निज्जर के मारे जाने की बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ G7 की मीटिंग के दरमियान कनाडा के प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये बात कहते हैं कि कनाडा और भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए और इसके लिए प्रयास होने चाहिए। तो ये कैसा प्रयास है कि वहां से लौटकर ठीक आने के बाद, इसका मतलब साफ तौर पर है कि कनाडा की सरकार इंडिपेंडेंट तौर पर फैसले नहीं ले पा रही है। कनाडा की संसद में खालिस्तानी प्रेम वाले लोगों की बहुतायत है, उनके दबाव में इस तरह की घटनाएं होती है। और या तो फिर कनाडा की संसद का रिकॉर्ड ही है कि ऐसे लोग जो कि नाजी नेता हो, ऐसे लोग जो कि टेररिस्ट हो, उनके सम्मान में श्रद्धांजलि दी जाती है। ये एक शर्मनाक वाकया है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये कनाडा के को लेकर कम से कम पूरी दुनिया में जो इमेज है उसको और अधिक खराब करेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और बड़ी खबर जहां बता दें, यूएस डेलीगेट्स ने दलाई लामा मंदिर में की है पूजा अर्चना और पूजा के बाद दलाई लामा से मिलने पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधि की तस्वीरें भी आई हैं सामने। पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी दलाई लामा से मिलने पहुंची। देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये पूरा डेलीगेशन पहुंचा है दलाई लामा से मिलने के लिए, और ये पूजा के बाद की तस्वीर जब दलाई लामा से मिलने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि पहुंचे। पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की दलाई लामा से हुई मुलाकात। भारत दौरे पर नैंसी पेलोसी, हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद है और इस डेलीगेशन में यूएस डेलीगेट्स ने दलाई लामा मंदिर में पूजा की, वहाँ के बारे में जाना, और इस पूजा के बाद दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधि की मुलाकात। पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी दलाई लामा से मिली। और अब बात भ्रष्टाचार से बने पुल की। जी हां, बिहार के अररिया में पुल के पिलर बहे, बकरा नदी पर बने पुल का हिस्सा बह गया। कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। विभागीय अफसर और संवेदक पर केस दर्ज किया गया। तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली बिहार से आई हैं। अररिया में जिस पुल का उद्घाटन होने वाला था उसके पहले ही ये पुल भरभरा कर गिरा, और उसकी तस्वीरें अब बिल्कुल सामने हैं। जब ये पुल गिर रहा था तब ये तस्वीरें कैद हुई हैं। हैरान करने वाली बात है कि पुल का निर्माण हो चुका था, 12 करोड़ में की लागत से ये पुल बना था और उसके बाद ये पुल ढह गया। ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है। क्योंकि काम जो है वह जो मापदंड का होना चाहिए वो मापदंड से काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये पुल टूटा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसको जेल जाना चाहिए। और पुल के धराशायी होने के बाद विपक्ष भी सरकार का घेराव कर रही है। 4 ब्लॉक को जोड़ने वाला अररिया के बकरा नदी पर बना पुल टूटकर बिखर गया। पुल के अप्रोच रोड के बनने के बाद इसका उद्घाटन होना था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 12 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। आरोप ये भी कि पुल निर्माण का काम रात में होता था और निर्माण से जुड़ी जरूरी जांच नहीं की गई।
पुल का जो जांच होता है सॉइल टेस्ट होता है, जिसको मिट्टी टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट कभी किया नहीं। यदि सॉइल टेस्ट होता तो ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं आती। उसमें तो आ जाता है कि छड़ कहाँ तक अंदर गया है, कहाँ तक बालू गया, कहाँ तक कंक्रीट गया, लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं हुआ, जिस कारण ये आज हादसा ये हुआ है। आरजेडी ने पुल में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया और इसे संस्थागत भ्रष्टाचार बताया। और बकरा नदी पर पुल बन रहा उद्घाटन होना था, उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में। अब इससे उम्मीद करिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार किस रूप में फल और फूल रहा है बिहार के अंदर में। ये पुल ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी में बन रहा था। परियोजना से जुड़े 3 अधिकारियों पर पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। सियासी घमासान के बीच भ्रष्टाचार के पुल को लेकर की जा रही जांच पर भी नजर है। आपको बता दें, फिलहाल 12 करोड़ का ये पुल 10 सेकंड में तबाह हो गया। 13 साल से ये पुल बन रहा था और अब इंतजार और लंबा हो गया है, क्योंकि पुल के 3 पिलर नदी में ही समा गए हैं। घटना की वजह पिलर का खिसकना बताया जा रहा है। 2011 से अब तक 3 बार पुल की जगह भी बदली जा चुकी है और इस बार फिर पुल अधूरा रह गया। सिकटी कुर्सकांटा इलाके इससे जुड़ते हैं, लेकिन पुल धाराशाही होने से लोग फिर अब तरस जाएंगे। अनियमितता के आरोप पर विभागीय ऑफिसर और संवेदक पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। 2011 में 11 करोड़ खर्च नदी धारा बदली गई और आपको फिर बता दें इसकी लोकेशन जिस तरीके से बदली गई है, उसके बाद 2019 में 12 करोड़ खर्च हुआ और नदी की धारा बदली गई और साथ ही फिर 2024 में 12 करोड़ खर्च और अब पिलर बह गए हैं। और गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में। लॉरेंस का एक वीडियो कॉल वायरल है, देखिए रिपोर्ट। दावा है कि साबरमती जेल में बंद बिश्नोई पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को वीडियो कॉल के जरिए ईद की बधाई दे रहा है। 17 सेकंड के इस वीडियो में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, सुनिए। में आज हो गई लोनी है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। हालांकि जेल अधिकारी ने दावा किया है कि वीडियो का बैकग्राउंड साबरमती जेल का नहीं है। लॉरेंस अगस्त 2023 से हमारी कस्टडी में है और ये वीडियो तब किससे लेके अब तक का कोई नहीं है, वो मैं इंश्योर हूँ, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है उसको भी देखकर हम बता सकते हैं कि ये हमारी जेल का बैकग्राउंड है। गुजरात सरकार ने भी इस वीडियो पर संज्ञान लिया है। मुझे पता नहीं, आज सुबह ही पता चला है, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें छानबीन होगी कि ये वीडियो पुराना है, नया है, कहां से लीक हुआ। TV9 भारतवर्ष लॉरेंस बिश्नोई के इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और पुणे में पोर्श कार एक्सीडेंट जैसा एक और मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने बाइक सवार शख्स को कुचल दिया। पोर्शे कार एक्सीडेंट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उसी तरह का एक और मामला महाराष्ट्र के पुणे में फिर से सामने आया है। गोल्फ कोर्स इलाके में मर्सिडीज कार ने एक बाइक सवार शख्स को कुचल दिया। हादसे में घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान केदार मोहन चौहान के रूप में हुई। केदार एक कुरियर कंपनी में काम करता था। मंगलवार को वो यरवदा के गोल्फ क्लब चौक के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक फिसल गई और वो सड़क पर गिर गया। उसी दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज कार केदार के ऊपर से गुजर गई। पुलिस ने हिट एंड रन के मामले में मर्सिडीज कार चला रहे अर्जुन धवले को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अर्जुन धवले के साथ कार में और कौन कौन था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं केदार के भाई चेतन चौहान ने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरा भाई घर में अकेला कमाने वाला था, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के एक स्कूल परिसर में नॉनवेज खाना बनाने को लेकर कैसे हंगामा बरपा, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित सरकारी स्कूल के प्रांगण में नॉनवेज बनाने का मामला सामने आने के बाद सरपंच निशाने पर है। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि सरपंच ने कुछ लोगों को यहाँ ठहरने की इजाजत दी थी, जिनके लिए नॉनवेज खाना बनाया जा रहा था। आए थे तो ये गोश्त मटन बना रहा है, आपने परमिशन दी थी क्या? ये तो कब से बना रहे, मैंने नहीं दी, सरपंच साहब ने रहने की इनको परमिशन दी है। अब आप सरपंच साहब से बात करो।
अहम बात यह है कि प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन यहाँ छात्रों का स्वागत होना था, लेकिन नॉनवेज बनने के कारण छात्र घर को लौट गए। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जादमी स्कूल है, हमारा प्राथमिक विद्यालय जादमी। आज वहाँ पर अभी 1 घंटा पहले ही मुझे सूचना मिली है कि इस प्रकार की कुछ घटना वहाँ पर हुई है। मैंने अपने बीआरसी को वहाँ भेजा हुआ जांच के लिए। वो अभी जैसे ही जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर फिर हम लोग आगामी कार्रवाई उसको करेंगे। सरपंच रतन लाल ने बताया कि लोगों को ठहरने की मौखिक परमिशन दी गई थी और स्कूल प्रांगण में खाना बनाए जाने की उन्हें जानकारी नहीं है। दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसकी वजह से राजधानी में बिजली की मांग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में गर्मी अपने चरम स्तर पर है। दिल्ली इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रही है। हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल है। तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच मंगलवार को राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट पर पहुंच गई, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग का पिछला रिकॉर्ड इसी साल 29 मई को बना था, जब 8,302 मेगावाट की मांग दर्ज हुई थी। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 22 मई 2024 को पहली बार 8,000 मेगावाट तक पहुंची थी, जबकि कल यानी मंगलवार बिजली की मांग दोपहर 3:22 पर 8,647 मेगावाट तक पहुंच गई। बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक इस साल 22 मई से अब तक दिल्ली में अधिकतम बिजली मांग 8 बार 8,000 मेगावाट से अधिक रही है। दिल्ली में बिजली की पिछली अधिकतम मांग 29 जून 2022 को 7,695 मेगावाट तक रही थी। वहीं पिछले साल की अधिकतम बिजली मांग 7,438 मेगावाट थी। मंगलवार को 8,647 मेगावाट की सर्वकालिक उच्चतम मांग पिछले साल की गर्मियों की तुलना में 16% अधिक है। केदारनाथ धाम के मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और पहाड़ पर हल्की बारिश शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए चारों तरफ घना कोहरा भी छा गया। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को मौसम ने करवट बदली। गोपेश्वर, गुप्तकाशी और केदारनाथ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। केदारनाथ में बारिश के साथ घना कोहरा छा गया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमालय क्षेत्र में बारिश होने से निचले इलाकों में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में गर्म हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया। राहत की खबर ये कि ऊंचाई वाले इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसमें मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में कमी आने से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून के बाद यूपी और उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि बीती रात यूपी के वाराणसी में झमाझम बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और अब बता दें, यूएस के कई इलाके दहक रहे हैं। जंगलों में आग लगी हुई है। बीते शनिवार से अमेरिका के फायर फाइटर्स कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको में लगी जंगलों की आग को बुझाने में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। 15 जून को भड़की आग लगातार फैलती जा रही है। देखिए अमेरिका में आग ने कैसे तांडव मचा रखा है। अमेरिका का लॉस एंजलिस काउंटी आग की लपटों से घिरा है। तेज गति से चलती हवाएं लपटों को और भयावह बना रही हैं। हवा की तेजी से कुछ ही सेकंड में आग कई 100 मीटर इलाके में फैल रही है। इस साल लॉस एंजलिस काउंटी में पहली बार इतनी बड़ी आग लगी। तेज हवा की वजह से एक दिन में ही आग ने 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका घेर लिया है। लॉस एंजलिस की हंगरी वैली से 1200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इस इलाके में कैंपिंग पर रोक लगा दी गई है। इस आग को अमेरिकी प्रशासन ने पोस्ट फायर नाम दिया है। आग कैसे लगी, इसके कारणों की पड़ताल हो रही है। लॉस एंजलिस काउंटी के साथ साथ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में भी आग का तांडव जारी है। 17 जून की शाम को इस इलाके में जंगलों में आग भड़की। ये आग 130 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल चुकी है। लॉस एंजलिस में आग से 15,611 एकड़ जंगल जल चुका है।
गवर्नमेंट में 14,625 एकड़ जंगल जल चुका है। लैंकास्टर में 500 एकड़ में आग फैली हुई है। हॉलीवुड हिल्स का 3 एकड़ इलाका दहल रहा है। हिस्पेरिया के जंगलों में 1,330 एकड़ में आग लगी हुई है। मोरेनो वैली में 867 एकड़ का इलाका धधक रहा है।